प्रिय भैया बहन, आप सबको मेरा से हृदय नमस्ते। पिछला जो वीडियो मैंने डाला है एसओ के आंसर की और कट ऑफ के रिगार्ड में, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप सबका मिला, उसके लिए थैंक यू। उसमें कुछ कमेंट आए हैं और उसका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। साथ में और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट था, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें ये था कि जो डीबी के टाइम हमें एफिडेविट बनवाना है वो कितने रुपए के स्टाम्प पर बनवाना है, तो 10 रुपये के स्टाम्प पर बनवा लीजिएगा। दैट्स इट। मतलब एक लाइन का उत्तर कि डीबी के टाइम जो स्टाम्प जो हमें बनवाना होता है एफिडेविट, वो कितने रुपए के स्टाम्प है, तो 10 रुपये के स्टाम्प है। ये सवाल जिसका मैंने अभी आंसर किया एक्चुअली प्रीति कुलश्रेष्ठ दीदी का सवाल था। तो जितने भी लोग हैं जिनको इसमें कन्फ्यूजन रहा हो, तो वो जब भी बनवाने जाएंगे एफिडेविट, तो वो 10 रुपये के स्टाम्प पे आपका एफिडेविट बन जाएगा कचहरी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, रजत मिश्रा जी का सवाल था कि जैसे हम किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उसी को अगर नंबर बढ़ता है तो उसी का बढ़ेगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, या सबका बढ़ेगा? अगर उसमें संशोधन कुछ होता है आंसर में तो वो सबका बढ़ेगा। मतलब इरिस्पेक्टिव आपको वो व्यक्ति जिसने किया था पर्सन पार्टिकुलर ने, अगर वो क्वेश्चन गलत है वास्तव में या उसका आंसर गलत है और आयोग उसका आंसर बदलता है, तो उसका समान रूप से सबको लाभ दिया जाएगा। तो ये हो गए 2 सिंपल सवाल आपके जिसका आंसर करना ज़रूरी था। और बहुत सारे भैया बहनों ने ये भी कहा था कि जो गलत आंसर आपको लगे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी एक वीडियो बना दीजिए कि ऑब्जेक्शन फाइल कर दें हम। तो मैं आपको बताऊं कि जितने मुझे लगे थे गलत क्वेश्चंस, और उसका मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए, मैं आपको ये बता रहा था कि किन किन क्वेश्चंस पे मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है और जो मुझे लगा वास्तव में कि इसका नंबर बढ़ सकता है। बाकी हर कोई स्वतंत्र है, आपको कोई भी क्वेश्चन लगे कि हाँ, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है रैंडम कि ये गलत है, उसके साथ में कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। या तो एकदम सर्वविदित फैक्ट हो वो। शायद ये पूरा मैंने आंसर की चेक किया है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं। एक क्वेश्चन तो जो हिंदी वाला कंपलसरी सब्जेक्ट का है वो पूरी तरह से गलत है, वो उसमें कॉमन नंबर मिलना एकदम लाजमी है, सबको मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं उसमें बहुत सारे भैया बहन ऐसे कह रहे हैं कमेंट में कि बहुत सारे आंसर गलत हैं, बहुत सारे मुझे नहीं लगा, मैंने पूरे देखा, एकदम चेक किया। अब हाँ, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल वाला था, मेरा ना कॉमर्स सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, तो वहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स है और टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस है और जीएस है और हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें पूरा आंसर अगर आप चेक करें तो बस एक हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो अभी देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको जो ऑब्जेक्शन मैंने फाइल किया है। तो हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो जिसमें था कि इसमें से कौन सा चारों विकल्पों में ऐसा विकल्प है जिसमें कोई भी तद्भव नहीं है, तो उसमें चारों विकल्पों में तद्भव है। तो उसके लिए मैंने जो फाइल किया वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रूफ उसमें मैंने दिया है, और वो उसमें एकदम फिक्स है कि आपको मिल जाएगा कॉमन नंबर सबको। एक क्वेश्चन हिंदी में और कह रहे थे, आप सब कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी बोलियाँ हैं जो यूपी में बोली जाती हैं। उसमें 3 भाषाएँ ऐसी थी, कन्नौजी, अवधी और एक ब्रज भाषा या ऐसा कुछ थी, और एक जो चौथा था वो था बघेली। अच्छा, आंसर की में दिया गया है कि बघेली जो है वो शुरू के 3 दे दिए गए हैं, बघेली नहीं बोली जाती है दिया गया है। कुछ लोगों का क्लेम है कि नहीं बघेली भी बोली जाती है, तो क्लेम वो इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। बघेली मूलतः बोली जाती है मध्य प्रदेश की एक उपबोली है, या ये क्षेत्रीय भाषा है, और ये जो एमपी का रीवा रीजन है वहाँ बड़ी पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं बोली जाती है, 3-3.5 लाख लोग बोलते हैं, तो वो जो रीवा वाला और उससे जुड़े 2-3 ज़िले हैं शहडोल और वो सब आसपास के, वहीं बोली जाती है बघेली। अच्छा, यूपी में बघेली बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, चूँकि रुहेलखंड वाला जो इलाका है ना, वो रुहेलखंड का 90% इलाका पूरा एमपी में ही पड़ता है, बमुश्किल 10% इलाका यूपी में पड़ता है। तो वो ज़िले जो रीवा से सटे हुए हैं, प्रयागराज का थोड़ा सा रीजन या मिर्ज़ापुर का आप ले लीजिए, तो इन सब जिलों में, या उधर आप थोड़ा सा चले जाइए बुंदेलखंड और एमपी का वो वाला बॉर्डर जब सटा हुआ है, वहाँ बहुत ना के बराबर बघेली बोली जाती है। तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली वो बोलियाँ या भाषाएँ चेक करेंगे तो शायद बघेली आपको ना दिखाए, लेकिन आपको ये अगर सर्च करें कि बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उसमें मूलतः आपको एमपी दिखाएगा, उसके बाद में आपको यूपी का भी थोड़ा रीजन दिखाएगा। तो ये आयोग के पूर्णतः विवेक पर निर्भर है कि ये बघेली को उत्तर प्रदेश की वो बोली या प्रायर वो बोली मानता है या नहीं मानता है। बाकी अगर जिसको ऑब्जेक्शन करना है वो कर दीजिए उस क्वेश्चन में भी। तो यही 2 क्वेश्चन थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, जिनका आंसर बदले जाने की संभावना है। बाकी मैथ में देख लिया, स्टेट्स में देख लिया, टेक्निक्स ऑफ स्टेट में देख लिया, उसमें कोई भी आंसर मुझे गलत नहीं लगा, मैंने एनालिसिस भी किया उन चीज़ों का। अब हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि आपसे मैं सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, लेकिन मैंने वो पूरा देखे हैं कि क्वेश्चन बाकायदा उसमें डिटेल में, और कई सारा तो मैथ में ही जैसे लॉपलास ट्रांसफार्म ऐसे कुछ एक में मुझे थोड़ी शंका थी, मैंने चेक भी किया, लेकिन उसमें आंसर में गलती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो आप लगाइए, ऑब्जेक्शन कीजिए। मैंने जो ये क्वेश्चन मुझे लगा था उस पर मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया, वो ऐसा क्वेश्चन है उस पर कॉमन नंबर मिलना है एकदम फिक्स है 100%। ऑब्जेक्शन फाइल कैसे किया है वो मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, मैं प्रूफ क्या डाला है उसका। तो ये है वो जिस क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन किया है, उसमें
उसका आधार क्या है कि प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वही हिंदी वाला सेट ए का क्वेश्चन है एक्चुअली 10 नंबर, बाकी जिसमें आप जिस हिसाब से हो। तो यही था कि जो धीरज था पहले विकल्प में, धीरज भी तद्भव है, दूसरे विकल्प में प्रसाद तद्भव है, तीसरे में चूल्हा तद्भव है, चौथे में घड़ा, घर और हाथ तीनों तद्भव हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कोई भी तद्भव वर्ड नहीं है। तो इसके चारों विकल्प गलत थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में सबको कॉमन नंबर मिलेगा। और इसका जो भी मिला था मुझे आधार कि किस आधार पे मैं इसको कर रहा हूँ ऑब्जेक्शन फाइल इसमें, तो वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है, तो इसका उत्तर बदले जाने की पूरी संभावना है, मतलब इस पर कॉमन नंबर मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये तो हो गई ऑब्जेक्शन की और इन सब चीज़ों की बात। कोई भैया बहन पूछे मोटा मोटा कि रिवाइज आंसर की आने के बाद कितने नंबरों का हेरफेर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर से ज़्यादा का कोई हेरफेर की संभावना नहीं है, क्योंकि आंसर की में बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, ज़्यादा गलती नहीं है। तो 3 से 4 नंबर का इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और मुझे लगता है कि 3 से 4 नंबर का भी शायद ना हो। बाकी आगे देखते हैं। अब कटऑफ पे चर्चा करने से पहले 2-3 और बातें हैं जो देख लेते हैं हम। आई एम हाईली सॉरी, बीच में इतना ज़्यादा इंटरप्शन हो रहा है कि मैं पॉइंट ही भूल जा रहा हूँ कि किस मुद्दे पे बात कर रहा था। मतलब बीच बीच में ऐसा कुछ काम आ जा रहा है। एनीवे, अब कंटिन्यू करते हैं। भूख लगी थी तो एक्चुअली मैं खाना खाने लगा था, तो खाना कंप्लीट हो गया अभी। और ना जाओ खाने के लिए तो माता जी का आप जानते ही हैं, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। एनीवे, अब पॉइंट पे आते हैं अपने। तो बात यह है कि कटऑफ पे हम चर्चा कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो संशोधित उत्तर कुंजी आने के बाद में कितने नंबरों का हेरफेर होगा, वो 3 से 4 नंबरों से ज़्यादा का कुछ होने वाला नहीं है, परिवर्तन इधर का उधर। तो मतलब अभी जो इनिशियल आंसर की है, इससे जो आपका नंबर आ रहा है, इसी में प्लस माइनस एक आध करके आप अपना अंतिम स्कोर मान सकते हैं। इसमें और कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसी आधार पे हम कटऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। और इस बार तो हमारे पास आधार भी ठीक ठाक है। पिछले वाला जो वीडियो है उसमें आंसर की और कटऑफ को लेके ही था, तो उसमें 4400 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अभी तक तो लगभग 4500 के आसपास व्यूज़ मान लीजिए। 550 कमेंट हैं। उन कमेंट को जब मैंने एनालाइज़ किया, वो तो कमेंट आपके सामने ही, आप खुद एनालाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई फेक कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मैं जब तक मेरे पास कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, और मैं कोशिश करता हूँ कि ना बनाऊँ वीडियो, क्योंकि कई बार होता है ना कि झूठी दिलासा परेशान करती है, और कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। और चूँकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह, तो दर्द समझता हूँ भाई। तो उस कमेंट को जब मैंने एनालाइज़ किया तो उसमें 132 भैया बहनों ने अपने स्कोर कमेंट किए थे। और उसी में कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में बात कर रहा था कि उनके अनुसार कटऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, सीटें खाली होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कटऑफ 70 से पार जाएगी या कटऑफ 65 से पार जाएगी। सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, अपना अपना हिसाब किताब है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली एक सराउंडिंग जो होता है ना, कि जैसे आपके सराउंडिंग में 10 लोगों के नंबर मान लो 70 प्लस आ गए, हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूँ, आ गए मान लीजिए, या 80 प्लस आ गए, तो आपके मन में ये हिसाब किताब बन जाता है ना कि जो कुछ है, मतलब जितना भी है ना, सबका पूरा ऐसा ही होगा सबका हिसाब किताब। मतलब हम जो हमारा माइंड का जो परसेप्शन होता है वो कैसा होता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से ही बनता है। परसेप्शन की ये विशेषता होती है। और वहीं कोई अगर ऐसा हो कि जिसके सराउंडिंग में 10-15 लोग रहे हों, उनके स्कोर 30 आ रहे हों, तो उनका इस हिसाब से बनेगा इसका कि शायद इसका पेपर बड़ा टफ था। तो अच्छा, रियलिटी क्या होती है? रियलिटी एग्जैक्टली इसके बीच में होती है। वो जो ग्रे लाइन वाला हिसाब किताब है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 को 30 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, फिर आप कहो कि अच्छा रियलिटी इसके बीच में होती है तो ये कटऑफ नहीं। मेरा कहना ये है ना कि आप जब किसी चीज़ को सोच रहे होते हो कुछ भी, तो आपका जो परसेप्शन बनता है वो आपके सराउंडिंग के हिसाब से बनता है कि आपके आसपास कितने लोग हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। एक समाज भी ऐसा होता है ना कि कोई समाज जब सोसाइटी बनती है, वो हम अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। खैर, उतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं आके कमेंट में। अब तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप कमेंट में कुछ लिखें ना, तो भाषा हमेशा मर्यादित रखें। चूँकि यहाँ पे हर कोई है, यहाँ पे बहनें हैं, यहाँ पे भैया लोग हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ये संस्कारी हो। ये सब भाषा मर्यादित रहना और संस्कार, ये सब तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं यहाँ कोई संस्कार का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बस भाषा मर्यादित रखने में आपका क्या जाता है? कुछ जाता ही नहीं है ना। वो पंचायत वेब सीरीज़ जो है, उसका एक डायलॉग आपको याद आ रहा है? तो उसमें जो विधायक जी कहते हैं सड़क बनने के लिए बजट नहीं है, तो वो कहती हैं कि अच्छे शब्द के लिए किसी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती विधायक जी। तो वही है कि अच्छा कमेंट कहीं जाके आप करते हैं तो उसमें क्या लगता है भाई? कुछ नहीं लगता। तो जब भी बोलिए, जब भी कुछ मुँह खोलिए, बोलिए तो अच्छा बोलिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ करने के इतने शानदार तरीके हैं कि मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एडवेंट कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। एनीवे, तो कटऑफ का वही हिसाब किताब है कि अगर मेरा 2 शब्द में मेरे विचार आप जानना चाहें, और मेरे जो सराउंडिंग में है अच्छे अच्छे बच्चे, उस हिसाब से तो इस बात की संभावना है कि जो गर्ल्स की सीट है वो ना ज़्यादा तो
कुछ ना कुछ खाली जा सकती है। यूआर की तो छोड़ दीजिए, मतलब गर्ल्स में भी जो यूआर और ओबीसी गर्ल्स की नहीं, लेकिन एससी गर्ल्स की सीट खाली जा सकती है, ऐसा लगता है। अगर ना खाली जाएगी तो उनकी कट ऑफ 30-32 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और गर्ल्स की ओवरऑल कट ऑफ जो है 35 या उससे ऊपर नहीं जाएगी। मतलब अगर किसी लड़की के 35-36 मार्क्स हैं तो वो अपने आप को कंपटीशन से बाहर ना मानिए। अच्छा, ये जो कट ऑफ मैं कह रहा हूँ, ये इनिशियल कट ऑफ नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ वो कह रहा हूँ कि आपके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा हो, आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी हो, उसके बाद की बात हो रही है। अभी मल्टीपल कमेंट ऐसे हैं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कि बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका है क्या कि उन्होंने ओ लेवल भी करके रखा हुआ है, लेकिन अंतिम तिथि के बाद का है। कुछ लोग ऐसे हैं स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड होने वाला है। अच्छा, जब कोई कहता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट इनवैलिड, तो लोग पूछने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पीजीडीसीए वैलिड होगा, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया वैलिड होगा। वैलिड और इनवैलिड केवल इतनी सी बात नहीं है। आप ये जानिए कि बहुत सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले ऐसे हैं ना कि जो स्वयंभू इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं। आप इस बात को समझिए कि ऐसा उनके पास कोई मानक नहीं है कि वो सर्टिफिकेट वगैरह वो जारी कर पाएँ। बस उनके यहाँ कंप्यूटर सीखा, उन्होंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट जारी कर दिया 1 साल का। कुछ डिप्लोमा ऐसे हैं जिनका तो आप पहली बार लाइफ में नाम सुने होंगे, मतलब उनका कोई बस अस्तित्व ही नहीं है, पैसा दो और डिप्लोमा खरीदो। और ऐसे डिप्लोमा को बाहर करने के लिए यूपीडब्ल्यूएससी के पास, क्योंकि वो बड़ा नियामक है, आयोग है, उसके पास बहुत सारे सिस्टम हैं, तो ऐसे लोगों की तो दाल गलने वाली नहीं है। तो जब इनवैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात हो रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई पूछने लगता है पीजीडीसीए, भाई वैलिड होगा पीजीडीसीए यार, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा आपने करके रखा, वैलिड होगा। अब देख लीजिएगा ये सब ऐसे जो जिन्होंने पैसा देके खरीदा है, ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, काम भर की संख्या है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली पीजी डिग्री किया हुआ था, उन्होंने एग्जाम भी दिया, उनके स्कोर भी अच्छे आए हैं। मैं अपने संपर्क में जानता हूँ 2-3 लोगों को। एक तो अकाउंटेंट है, उन्होंने पेपर दिया था, तो उनका क्या था कि जो अकाउंटेंट साहब थे उनका उस समय वो लेवल नहीं था, बाद में फिर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, और कंटेक्चुअल अकाउंटेंट हैं, मुझे लगता है कि शायद डीएम कार्यालय में या कहीं पे हैं। तो बस उनकी डिग्री थी कॉमर्स सब्जेक्ट में, और उन्होंने दे दिया, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट था नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक कमेंट है, आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें तो थोड़ा आपको और विश्वास आपका मजबूत होगा कि इनवैलिड डिग्री की, इनवैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जब मैं बात कर रहा होता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीजीडीसीए वैलिड है क्या, वैलिड है क्या, नहीं वैलिड है। उसमें वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। आपने ओ लेवल ही किया है, लेकिन उसका कोई भी एक पेपर 9 अक्टूबर के बाद का हुआ है, रिजल्ट आपका 9 अक्टूबर के बाद आया है, जो आपका रिजल्ट है उसमें डेट 9 अक्टूबर के बाद की लिखी हुई है, तो इनवैलिड है भाई। मतलब वो आपके हिसाब से तो वैलिड है, मतलब यूपीडब्ल्यूएससी जो डीबी कराएगा उस हिसाब से वो नहीं लेगा, वो नहीं मानेगा वो, क्योंकि अंतिम तिथि, मतलब इनवैलिड वर्ड तो उसके लिए यूज नहीं होगा, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी के उस विज्ञापन के अनुसार उसके अंतिम तिथि के बाद का है, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ गए आप? ऐसे कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला कमेंट देखिए। मुझे नो डाउट इनके लिए काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन जो रियलिटी है सो रियलिटी है। इनका स्कोर आप देखिए 65 मार्क्स हैं, इनके 65 नंबर है टोटल, और एमकॉम है, वो लेवल भी इन्होंने कर रखा है। लेकिन ये सिचुएशन पढ़िए ध्यान से कि 3 पेपर 2018 तक कंप्लीट हो गए थे, एक पेपर एग्जाम डिले हुआ, उसकी वजह से जनवरी 2020 में हुआ, और सर्टिफिकेट अगस्त 2020 में आया, तो क्या वैलिड होगा? इसमें सबको एक शोर से कहेगा कि बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई विज्ञापन आता है तो उसमें लिखा होता है कि जो आवेदन है उसके अंतिम तिथि, आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तक आपके सारे सर्टिफिकेट कंप्लीट होने चाहिए, या कोई भी जो मानक है, चाहे उम्र वाला हो चाहे आपके सर्टिफिकेट वाला हो, वो आवेदन की अंतिम तिथि का ही हिसाब किताब होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट वाला तो आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आपके पास। तो इतना अच्छा स्कोर करते हुए भी इन भैया जी का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाएगा। और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं, ऐसे मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं आपके इस एग्ज़ाम में जिनकी वैलिड विषय में पीजी की डिग्री ही नहीं है, और वो एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने स्कोर भी अच्छा किया है। लोग कहते हैं कि ऐसे कमेंट बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में उनका स्कोर अच्छा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो कमेंट नहीं कर रहे हैं कि क्या ही फ़ायदा है, और एग्जाम में ऐसे शौकिया बैठ गए, उनके स्कोर भी अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो टॉपर्स वाली लॉट है, जो कह रहे हैं 70+ कट ऑफ जाएगी, उनके फेर में, उनके चक्कर में मत पड़िए। कोई सवाल ही नहीं उठता कि इतनी कट ऑफ आपकी चली जाए। ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जिसमें हर कोई रैंडम व्यक्ति बैठा है। इसमें 4 ही जो विषय दिए गए हैं उनसे पीजी मांगा था, साथ में आपको 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा था। इतने कम इसमें एप्लीकेंट आए थे। इसकी कट ऑफ कभी भी, मतलब किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा तो क्रॉस कर ही नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ आपको। और दूसरी बात यह है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी एसओ के लिए, खैर 904 बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होती, लेकिन एसओ की जितनी वैकेंसी जब तक आया करती थी ना, वो वाला पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, तो उस लिहाज से इतनी वैकेंसी, बहुत वैकेंसी होती है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से आपकी कट ऑफ जो मैंने प्रेडिक्ट करके आपको बताया है उससे ऊपर जाने वाली नहीं है।
मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके यूआर कैटेगरी में आप हैं और आपके नंबर 45 से ज़्यादा हैं तो डीबी में आप अंतिम रूप से डीबी में बुलाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी डिग्री है और आपका वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा है तो अगर आप डीबी में पहुँच गए तो अंतिम रूप से चयनित होने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ये दोनों स्टेटमेंट आप नोट करके रख लीजिए। आशान्वित रहिए, बाकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करते रहिए, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एकदम निराश मत हो जाइए क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं इसमें, पद खूब ज़्यादा हैं। और जो ये 70 और 65 प्लस कट ऑफ वाले हैं, आप किसी भी, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग इसमें एसओ से संबंधित वीडियो बनाते होंगे, उनके कमेंट बॉक्स में आप जाके देख लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो सारा संख्या है, जितने भी भैया बहन एग्जाम में बैठे हैं सारे, ये नहीं कि यूट्यूब पे आके कमेंट करते हैं। चलो मान ही लो कि एक लॉट ऐसी है कि 100 से 125 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर मतलब एक लेवल से बहुत ज़्यादा है, कहीं वो कमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वैकेंसीज उतनी नहीं है, वैकेंसी 904 है, उनको हटा भी दो तो भी बहुत एम्पल मात्रा में वैकेंसीज है। समझ गए आप? आइए अब कट ऑफ पे चर्चा कर रहे हैं। और किस क्वेश्चन को मैंने वो ऑब्जेक्शन फाइल किया हो तो मैंने आपको बता ही दिया। आप कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। और अभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे ऑब्जेक्शन और फाइल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे नज़र में और आ रहा है तो उसका मैं कल करूँगा, कल लास्ट डेट है इसका ऑब्जेक्शन फाइल करने का। अब ये जो मैंने आपको डिस्कशन अभी तक बताया है कि 132 लोगों ने अपने स्कोर साझा किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है कि किन का स्कोर किस तरह से आ रहा है। देख लीजिए, इसमें आप और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे इस चीज़ को। टोटल 4400 के आसपास व्यूज आए थे उस समय जब मैंने ये पूरा खाका आपके कमेंट सारे पढ़ के देखे थे, ये निकाला था डेटा। 550 कमेंट थे, उसमें से 132 भैया बहनों ने आंसर की के बाद में अपना स्कोर साझा किया, जिसका डिटेल इस प्रकार है। 21 लोग ऐसे थे 132 में जिनका जो स्कोर है वो 40 से कम था। 45 और 19 लोग ऐसे थे जिनका स्कोर 45 से कम था। 17 लोग ऐसे थे जिनका 50 से कम था। 28 लोग ऐसे थे जिनका 55 से कम था। 26 लोग ऐसे थे जिनका 60 से कम था। 10 लोग ऐसे थे जिनका 65 से कम था। और 6 लोग ऐसे थे जिनका 70 से कम था। 2 लोग ऐसे थे जिनका 75 से कम था। 1 लोग ऐसे थे जिनका 80 से कम था। और 1 लोग ऐसे थे जिनका 85 से कम था। 85 से कम था का मतलब देखिए 5-5 का वर्गांतराल है। किसी का स्कोर 85 से कम था का तात्पर्य है कि उनका स्कोर 80 से ज़्यादा है और 85 से कम है। उसी तरह से किसी का स्कोर बिलो 45 का मतलब ये है कि उनका स्कोर 40 से ज़्यादा है और 45 से कम है। ऐसे आप ये वर्गंतराल देख लीजिए ना, 5-5 का वर्गंतराल है। जैसे बिलो 60 का मतलब है कि उनका स्कोर 55 से ज़्यादा और 60 से कम है। तो ये हो गया पूरा खाका मोटा मोटा। अच्छा, पिछली बार मैंने कट ऑफ के बताया था, वीडियो में तो मैंने 52 बताया था, बाद में मैंने कमेंट पढ़े और आपके अपने सराउंडिंग में और कई सारे मित्रों से बातचीत हुई, तब मैंने ये बताया था, कमेंट में ही पिन करके ये लिख दिया था कि जो डीबी के लिए कट ऑफ होगी वो होगी ईवार 45 प्लस, ओबीसी 43 प्लस, सीडब्ल्यूएस 43 प्लस, एससी 32-33 और एसटी 25-30 के आसपास, और गर्ल्स की 30 प्लस। अगर 30 प्लस ज़्यादा ही कम लगे तो इसमें आप कर लीजिए 32 प्लस, इससे ज़्यादा नहीं। गर्ल्स की ध्यान रहे, आप विज्ञापन पढ़ लीजिए, आपको एक बार मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो 177 वैकेंसी 904 में विशुद्ध रूप से लड़कियों के लिए ही रिजर्व की गई हैं। बाकी वो ईवार के वैकेंसीज में भी बैठ सकती हैं। तो गर्ल्स की कट ऑफ 32 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है डीबी के लिए। अगर कोई भी बहन ऐसी हैं जिन्होंने पीजी डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिनका है और जिनका डिप्लोमा वैलिड है और डीबी के लिए वो चयनित होती है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, तो अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, कट ऑफ कम रहने के कारण मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बातें हैं जो आप देख लीजिए। मैंने 4-5-6 पॉइंट नोट किए हैं। हो सकता है कई सारे पॉइंट से आप खुद सहमत हो, कई सारे पॉइंट से आप सहमत ना हो, तो असहमति जायज़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका कारण आप लिख सकते हैं भद्र भाषा में, अच्छी भाषा में। वैलिड सब्जेक्ट में पीजी डिग्री ना होना, बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जिनका वैलिड सब्जेक्ट में पीजी डिग्री नहीं है। बार बार मैं कहता रहा हूँ कि एमबीए वाले बैठे हैं, आपके इसी चैनल पे बहुत सारे कमेंट आप देखिए कि वो एमबीए वाले बैठे हैं, एमबीए फाइनेंस वाले बैठे हैं, एमबीए एचआर वाले बैठे हैं, इसमें एमटेक वाले भी बैठे हैं, इसमें एमसीए वाले भी बैठे हैं, पर उनकी डिग्री, एमए ज्योग्राफी वाले बैठे हैं पर उनकी डिग्री वैलिड नहीं है, पीजी डिग्री ही वैलिड नहीं है। तो पहली तो एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी, वैलिड कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा नहीं है, वो भी लोग बैठे हैं। वो किस तरह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाली पीजी किया है, उनके पास डिप्लोमा कोई नहीं है, वैलिड छोड़ ही दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा तो है लेकिन वो विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा अंतिम तिथि के पहले का है लेकिन वो वैलिड नहीं है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर तीसरा कि पीजी डिग्री या कंप्यूटर डिप्लोमा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट के बाद का है, वो जो मैंने अभी बताया ऊपर कारण। कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। और पाँचवां जो कारण इसमें है कि ये एसओ की या आरओ स्टेट्स की, आरओ मतलब असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सांख्यिकी, उनका जो अब तक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जितना भी रिक्रूटमेंट ड्राइव आया है इस पद के लिए, 904 एक ही बार में कभी नहीं आया आज तक। यूपीपीएससी क्रैक करता था उसके इतिहास में कभी नहीं आया। ये भी एक बड़ी वजह है। एक वजह और है कि अगर जब तक इसकी डीबी हो तब तक लोअर पीसीएस का अगर रिजल्ट आ जाए तो लगभग 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस में अंतिम रूप से चयनित होंगे और इसमें भी वो डीबी के लिए उनका चयन होगा। तो अगर लोअर पीसीएस में कोई सिलेक्ट हो जाता है तो अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है। मतलब अच्छी पोस्ट से तात्पर्य ईओ, एसीओ, एसआई, एमआई, इन चारों में से किसी के लिए भी सिलेक्ट अगर वो हो जाता है तो वो शायद ही एसओ की डीबी के लिए आए। और हम अपने चैनल के माध्यम से जब ये हो जाएगा, इसके डीबी के लिए आएगा एसओ के, तो उसमें रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कोई लोअर में अगर चयनित हो जाता है, अंतिम चयन परिणाम तब तक उसका आ जाता है, तो प्लीज़ एसओ के डीबी में मत जाइए और किसी और भैया की या बहन की दिवाली अच्छे से मनने दीजिए।
और एक जॉब की कीमत क्या होती है मुझे बहुत बखूबी पता है। बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ मैं, जहाँ इतना वर्क प्रेशर होता है, उसके बावजूद कभी मैं काम से बोर नहीं होता, चूँकि 4 पैसे मिल रहे हैं यहाँ से। पब्लिक डीलिंग है, इतना जमा, इतना निकासी, ये सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद 4 पैसे मिल रहे हैं। तो नौकरी की कितनी अहमियत है मैं खूब जानता हूँ। तो कोई भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल के माध्यम से, मतलब जब आएगा उसका एसओ की डीबी के लिए, कि अगर कोई लोअर में चयनित हो गया हो या किसी भी अच्छे पोस्ट के लिए चयनित हो गया हो, इसमें यूपीएसआई भी है, तो आप एसओ की डीबी में ना जाएँ, क्योंकि आपके स्थान पे किसी और भैया बहन का सिलेक्शन होगा और वो उनकी भी दिवाली अच्छी बन जाएगी, लाइफ सही हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी जीवन में। तो ये सारा प्रक्रम चलता रहेगा, आप हमारा साथ ऐसे बना रहेगा। और बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत सपोर्टिव हैं, और ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे। चैनल के साथ बने रहिए। इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।